नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इतनी सुविधाएं वर्तमान समय में बढ़ चुकी हैं। हर प्रकार से हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हर प्रकार से हाइजीनिक कोशिश करते हैं रहने की। उसके बावजूद भी अगर हमारा स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, तो एक विचारशील प्रश्न है, समाज आखिर किधर जा रहा है। आज की चर्चा में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मलायन पर है। स्वास्थ्य की सार्थक कुंजी है मलायन। आपको औषधि की कम से कम मात्राएं चाहिए, या ये कहिए कि आपको औषधि की आवश्यकता भी ना पड़े, या ये कहिए कि एक उम्र के विशेष पड़ाव पर अंतिम दौर में सिर्फ औषधि की आवश्यकता पड़े। अगर ऐसा हो, और वो भी मलायन की जानकारी से, तो कितना निश्चित रूप से लाभदायक हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है। सोचिए जरा, ये मलायन है क्या। पहले मलायन को जानने से पहले थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी बीमारी को समझेंगे, तो निश्चित रूप से 50% आप अपने आप कवर अप कर सकते हैं अपनी बीमारी को। आप 50% अपने लिए खुद चिकित्सक बन सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि हम औषधि और चिकित्सक के भरोसे अपने जीवन के रथ को चलाना चाहते हैं। वीडियो को जरा तल्लीनता से देखिए, मेरी बात दिल को छू जाए, दिमाग को स्पर्श कर जाए और आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, तो निश्चित रूप से मुझे एनकरेजमेंट के रूप में लाइक, कमेंट और शेयर देना ना भूलें। सब्सक्राइबर के लिए वीडियो नहीं बनाता, आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं। आयुर्वेद द्वारा आयु का विज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, उसके द्वारा समाज को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूं, अपने अनुभव से, अपनी जिंदगी से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, सिर्फ इतना उद्देश्य है, इन वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। अगर 100 में से एक व्यक्ति का भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में 1% भी धनात्मकता आती है, तो मैं समझता हूं मेरा आयुर्वेद का अध्ययन, मेरी आयुर्वेद की डिग्री और मेरा आयुर्वेद चिकित्सा का अनुभव जो चिकित्सक के रूप में है, वो सार्थक हो गया। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताता हूं कि आखिर मलायन क्या है, और मैंने ये थंबनेल इस्तेमाल क्यों किया है कि स्वास्थ्य की कुंजी और मलायन। आपने विभिन्न प्रकार की वीडियो देखी होंगी। मैं खुद भी औषधियों से संबंधित चिकित्सा करता ही रहता हूं और वीडियो बनाता रहता हूं। लेकिन कभी ध्यान दिया है, अगर हम नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ आज के समय में जा रहे हैं, या हमको नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट की तरफ जाने की दरकार हो रही है, तो क्या कारण है। कारण स्पष्ट है कि हम एक तरह से भूलते जा रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी क्या है। हम उन चीजों का ग्रहण करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सुखकारी है। ध्यान रखिए, एक चीज सुखकारी, एक हितकारी। तो हम वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को सुख देती है, जो हमारी बॉडी के लिए हितकारी होती है, उस चीज को हम विड्रॉल कर रहे हैं अपने जीवन से। मलायन क्या होता है, इसकी जानकारी तो मैं बाद में दूंगा। कोई भी वीडियो हो, सबसे पहले उस वीडियो का आधार समझिए, उस वीडियो के बेस से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। ये भूमिका 4 मिनट की सिर्फ उसी लिए थी। खैर, हमारे शरीर में स्वास्थ्य की कुंजी मलायन को मैंने बताते हैं, तो उससे प्रथम चरण में मैं बताऊंगा हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, किस तरह हम अपने को प्रकृति से जोड़कर स्वस्थ रख सकते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आपको आज की इस वीडियो में कोई भी फालतू स्टेटमेंट लग सकता है अगर आप उसे एक बार देखेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो एक एक स्टेटमेंट में, एक एक वाक्य में आपके जीवन की हेल्थ का एक बेस या बेसिक कंसेप्ट छिपा हुआ मिलेगा। पहले देखते हैं हम बीमार क्यों होते हैं और स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। मलायन पर तो बहुत बाद की बात है, और बहुत टिपिकल बात है। बहुत, ये समझिए, शुरू का चरण अगर आप समझ गए तो मलायन को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। मित्रों, हमारा जो शरीर है उसका स्वास्थ्य दो चीजों के आधार पर बना हुआ है या केंद्रित है, एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट उस चीज को कहते हैं जो हम शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से ग्रहण करते हैं। आहार, प्राण वायु, जितनी अदर वायु है, और ड्रिंक्स, जितने भी पेय पदार्थ हैं, मुख्यतः इन चीजों को हमारे शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है। जैसे प्राण वायु के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं और गैसियस मिक्सचर लेते हैं जो हवा के साथ हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ऐसे ही हम खाने के रूप में या पेय पदार्थ के रूप में कोल्ड ड्रिंक, चाय, नींबू पानी, बियर, अल्कोहल और भी चीजें लेते हैं।
आहार के रूप में हम विभिन्न प्रकार के आइटम्स खाते हैं, जिसमें सात्विक खाने से लेकर राजसिक और तामसिक खाने तक उपलब्ध है। वेज से लेकर नॉन वेज तक खाते हैं, फास्ट फूड से लेकर घरेलू आहार विहार का सेवन करते हैं। विभिन्न प्रकार के आहार द्रव्य है। आखिर ये शरीर को चलाते कैसे हैं? आइए थोड़ा आयुर्वेद की फिजियोलॉजी को अगर समझें तो जरा मजा आएगा। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। 7 धातुओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र जो है, सीमेन को ना समझिए। सीमेन एक छोटी सी वीर्य, एक छोटा सा शुक्र का पार्ट है जो लास्ट में बनता है। आज मैंने कोई आहार खाया और वो डाइजेस्ट ना हो, या आहार का जो समय है वो हमने देखा ही नहीं क्या है, और आहार पिछला पचा नहीं और उसके ऊपर दोबारा हमने डाइट ले ली, तो ऐसे समय में क्या होगा? हमारे शरीर को जो पचने के लिए समय चाहिए था वो उचित समय नहीं मिला, और वह शरीर में लेयर लेयर के रूप में हमारी आंतों में चिपका रहता है। एक लेयर, 2 लेयर डाइट की हमारी हमारी हैबिट क्या हो गई? हमारी हैबिट हो गई कि हम ओवर ईटिंग पर फोकस करने लगे। सुबह नाश्ता किया, शॉप पे जाके चाय मंगा ली, फिर नमकीन बिस्कुट खा लिए, घर आके फिर लंच कर लिया, लंच के बाद दोबारा चाय पी ली, और ओवर ईटिंग, कुछ सेब खा लिया, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा ली, कहीं से मिठाई आई है तो मिठाई खा ली, कुछ नहीं हुआ तो खाली पेट जो है मूंगफलियां ही खा ली। जो और अपडेटेड सिटी है, नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, विभिन्न प्रकार की खाद्य कुरियर वाली जो कंपनी है उनके द्वारा पिज्जा मंगा लिया, मोमोज, चाउमीन, बर्गर वगैरह मंगा लिया, स्प्रिंग रोल मंगा लिया। तो ऐसे में हमें ओवर ईटिंग की आदत पड़ गई, यानी हमारे शरीर में इनपुट ज्यादा हो रहा है, हमारी अग्नि उतनी है नहीं। जठराग्नि, हमारी एक्टिविटी कम रहती है तो उसकी वजह से दुर्बल हो चुकी है, खाना तो पच नहीं रहा। धात्वाग्नि जो धातु स्तर पर काम करती है, जो रस के धातु पर काम करेगी, रक्त पे करेगी, मांस पे करेगी, मेद पे करेगी, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु पे जो कार्य करती है अग्नि, वो भी वीक हो चुकी है। अल्टीमेट क्या होता है? वो जो खा रहे हैं ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पाचन तंत्र खत्म हो चुका है, समान वायु अपना कार्य कर नहीं रही है, पाचक पित्त में इतनी क्षमता नहीं बची कि आपकी ओवर ईटिंग को डाइजेस्ट कर चुके हैं। यानी यह वही बात हुई कि एक गटर है और गटर में ज्यादा से ज्यादा आपने कूड़ा और वेस्ट मटेरियल डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते, एक समय क्या आएगा? उस गटर में सड़न पैदा हो जाएगी, सड़न पैदा हो जाएगी, फर्मेंटेशन की स्थिति हो जाएगी, और वो गटर से बदबू आने लगेगी। ऐसे ही उस शरीर से भी बदबू आने लगती है, गैस के रूप में, आप जिसे अपान वायु कहते हैं। अल्टीमेटली वो आंतों को दूषित करती है। आंतों से ही हमारा सार भाग बनता है, उसका जो हमने खाया है उसका निचोड़ बनेगा, उसे सार भाग कहते हैं। और वही एब्जॉर्ब होकर स्रोतस के माध्यम से, भिन्न भिन्न चैनल्स के माध्यम से, विभिन्न नलियों के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। और शरीर में 7 धातुएं होती हैं और 7 धातुओं का पोषण करता है। जैसे जो हमने खाया, सपोज कीजिए हमने एप्पल खाया, तो उस एप्पल से पहले रस धातु बनेगी, फिर उस सार रस धातु पर भी धात्वाग्नि की क्रिया होगी, और 2 डिवीजन हो जाएंगे, एक सार भाग और एक किट भाग। किट कहते हैं मल को, जो हमारे लिए वेस्ट है। तो रस धातु के जो सार भाग होंगे उससे 2 डिवीजन होंगे, एक तो रस धातु खुद में पोषण होगी और आगे डिवीजन से रक्त धातु बन जाएगी, यानी कि रस से रक्त बनता है सबसे पहले। और जो किट भाग है वो कफ के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित होता रहता है और शरीर से बाहर निकलता रहता है। अब रक्त धातु मांस को बनाएगी, मांस धातु मेद को बनाएगी, मेद धातु अस्थि को बनाएगी, अस्थि धातु मज्जा को बनाएगी, मज्जा धातु शुक्र को बनाएगी। हर धातु के सार है, उन सार से अगली धातु बनेगी, और उन्हीं सार के पोर्शन से, सार मतलब पॉजिटिव निचोड़, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एलिमेंट्स, मॉडर्न साइंस में एटीपी जिसे कह सकते हैं। और अंततः गोता जो उसका सार धातु के अगली धातु में ट्रांसफर होने के बाद जो किट बनता है हर धातु का, वो हर धातु का मल कहलाता है। जैसे रस धातु का मल बनेगा तो वो कफ के रूप में एकत्रित होगा, रक्त का मल बनेगा वो पित्त के रूप में एकत्रित होगा, रस, रक्त, मांस, मांस का जो होगा वो खमल, कान और नाक का जो मैल होगा वो उससे बनता है। मेद से स्वेदा, मेद धातु जितना एडिपोज टिश्यू है, फैटी टिश्यू है हमारे शरीर में, उससे क्या बनेगा? स्वेद बनेगा, पसीना ज्यादा आएगा, आंखों का जो कीचड़ होता है वो भी मेद धातु का होता है, या तैलीय पदार्थ होता है। ठीक, अस्थि धातु होती है, जितने नाखून और बाल होते हैं ये मल होते हैं हमारी अस्थि धातु के। तो जितनी ज्यादा मल बन रहे हैं यानी अस्थि धातु में एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा हो रही है। या ये कहिए अस्थि धातु से मज्जा बनेगी, बोन मैरो बनेगी, बोन मैरो खुद में पोषण लेगी और बोन मैरो शुक्र में भी डाइवर्ट होगी, शुक्र धातु में। ठीक, तो इस प्रकार हर धातु अगली धातु में परिवर्तित होती रहती है, और इस बीच में वो कुछ पोषण, कुछ सार का पोषण अपने लिए रख लेती है और कुछ से अगली धातु बना देती है। इस तरह हमारा शरीर का चक्र पाचन तंत्र का चलता है। अब आते हैं पहले,
आपने ओवर डाइट शुरू कर दी, ओवर ड्रिंक शुरू कर दी किसी भी प्रकार में, अंततः तो फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, जठराग्नि आपकी डाउन हो चुकी है। यानी जो आप खा रहे हो शरीर को लगेगा ही नहीं, वो आम के रूप में, टॉक्सिन मटेरियल के रूप में शरीर में डिपॉजिट होता चला जाएगा। अब आता है शरीर में डिपॉजिट हो रहा है, तो ये समझिए, एक मिनट, वो शरीर में डिपॉजिट हो रहा है। अब जब डिपॉजिट हो रहा है तो वो आम, कच्चा मल या कच्चा अन्न जो है वो कच्चे मल में तब्दील हो गया। इंटेस्टाइन से लेके धातु स्तर पर जितने स्रोतस होंगे, चैनल्स होंगे, या जो शरीर से बना हुआ है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, हर चीज में आम होगा, टॉक्सिन होगा, तो आप बीमार होते चले जाओगे। तो यानी कि सबसे पहली बात क्या है, पहला सिद्धांत स्वस्थ का क्या है, इनपुट को कम कीजिए। आप ओवर ईटिंग ना कीजिए, समय पे खाना खाइए। जितना ज्यादा अंदर डालेंगे उतने ज्यादा बीमार होंगे। तो जरूरी है आपको इनपुट जो है कम से कम रखना है, यानी कि हफ्ते में 2 बार, 3 दिन के बाद उपवास जरूर रखिए, फास्ट जरूर रखिए। और फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने डाइट नहीं ली लेकिन आपने बहुत ज्यादा फल खा लिए, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, दूध पी ली, चाय पी ली। नहीं, उपवास मतलब तो उपवास, यानी कि शरीर उस उपवास के दौरान अपने आप को मथता है, आप उसे रिलैक्सेशन देते हैं, आंतों से लेकर स्रोतस लेवल तक अग्नि कार्य कैसे करे, और जो जमा हुआ चीज है उसका पाचन कैसे करे उस लेवल पर। तो ये चीजें आपको उस उपवास के दौरान शरीर करेगा। तो हफ्ते में लगभग 2 बार उपवास जरूर रखें, ज्यादा बेहतर है। दूसरा चरण आता है अग्नि बढ़ाने का। अब आपकी जठराग्नि डाउन है, मंदाग्नि की स्थिति में आप है, आम बन रहा है, तो वो डाइजेस्ट कैसे करेगा उपवास में? उसके लिए आप दीपन और पाचन सोच लीजिए, दीपन और पाचन समझ लीजिए, दीपन और पाचन औषधियों का सेवन करें। यह चिकित्सक का विवेक है कि वो किन औषधियों को आपके शरीर और प्रकृति के अनुरूप दीपनीय औषधियों को देता है, पाचनीय औषधियों को देता है। अब दीपनीय औषधि क्या होती है? दीपनीय औषधि हमारी वो औषधियां होती है जो हमारी एपेटाइट को या भूख की क्षमता को बढ़ाती है। उष्णवीर्य होती है, और पाचनीय वो होती है जो डाइजेस्ट करती है। तो जब दीपन अच्छा होगा तो पाचन अच्छा होगा, उष्णवीर्य अग्नि प्रधान द्रव्य अंदर जाएंगे तो वो अग्नि को, जठराग्नि के लेवल को बढ़ा देती है। ऐसे में क्या होगा, जो आम आपके शरीर के अंदर है वो डाइजेशन वाले प्रोसेस में आ जाता है, यानी कि अब वो चिपका हुआ नहीं रहेगा, ना हाथों में और ना ही स्रोतस में। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके टॉक्सिन मटेरियल है वो लिक्विफाई होने लगते हैं, द्रवित होने लगते हैं, पाचन होने लगता है, और वो भी, उनसे भी एनर्जी लेवल हम गेन कर सकते हैं शरीर का। और उनका जो आगे फर्दर द्रवित हुआ चीज है वो चिपका हुआ नहीं होगा, तो लूज हो जाएगा, तो स्रोतस की वाल से, इंटेस्टाइन की वाल से डिटैच हो जाएगा, छूट जाएगा। ये था दीपन पाचन औषधियां। दीपन में सौंफ, जितनी भी दीपन पाचन औषधियां हैं उनका सेवन जो है वो भोजन के लगभग आधा घंटा पहले करना चाहिए। तो 2 चम्मच सौंफ मुंह में डालिए और उनको चबाइए और उनके रस को ग्रहण कीजिए। ये जो है दीपने कार्य करेंगी, उससे आपको लिमिटेड मात्रा में अच्छी भूख लगेगी। फिर खाना खाने के उपरांत हींग हुआ, चित्रक हुआ, इस तरह की जो पाचनीय औषधि है, उष्णवीर्य, सौंठ का पाउडर ले सकते हैं, जीरे का पाउडर ले सकते हैं, धनिया का पाउडर ले सकते हैं। ये पाचनीय है, डाइजेशन को इंप्रूव करती है। तो इनको इतने गर्म पानी से लगभग आप खाने के बाद जरूर लें। इससे क्या होगा, जो आपने खाया हुआ है उसके डाइजेशन में तीव्रता आ जाएगी। अंततः जो गत्ता, जो आपकी एक प्रॉब्लम रहती है कि खाने के बाद पेट फूल जाता है, तुरंत हैवीनेस हो जाता है पेट का, उस चीज से आप निजात पाएंगे। तो दूसरा चरण यह है कि जो इनपुट के बाद आपके शरीर में आम बना हुआ है उसको पचाने के लिए आपको अग्नि की आवश्यकता है। उस अग्नि को तीव्र करिए, और अग्नि तीव्र करने के लिए मैंने बताया आपको दीपनीय और पाचनीय औषधि ले सकते हैं या लेनी चाहिए। दीपनीय भोजन से पहले लीजिए और पाचनीय भोजन के बाद लीजिए। उष्ण जल बहुत अच्छा पाचनीय डाइजेस्टिव प्रोसेस में लिया जाता है। यह है दूसरा चरण। तीसरा चरण यह है, जब आम का पाचन हो गया, लेकिन वो आम तो है शरीर के अंदर, उसका शोधन करने की आवश्यकता है, शरीर से बाहर उसको टॉक्सिक मटेरियल को निकालने की आवश्यकता है। वो चैनल्स के बीच में रुका रहेगा, श्रोता अवरोध कर देगा, ब्लॉकेज ऑफ चैनल्स कर देगा, आपको कब्ज हो जाएगी, गैस हो जाएगी, खट्टी डकाने आनी शुरू हो जाएगी, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगी, कोलाइटिस हो जाएगी। ये तो आंतों के विकार है। अगर स्रोतस लेवल पर वो ब्लॉकेज है तो पूरी वायु पूरे शरीर में फैल जाती है, वो दूषित हो जाएगी, प्रकुपित होकर बढ़ के। जब वो वायु दूषित हो जाएगी तो हमारे शरीर के जितने दोष हैं, कफ और पित्त,
वो उस स्थान पर जाकर उनको भी दूषित कर जाएगी। अंततोगत्ता आपको 80 प्रकार के तो वात विकार हो जाएंगे, 40 प्रकार के पित्त विकार हो जाएंगे और 20 प्रकार के कफ विकार हो जाएंगे। यानी कि आप रोगों का एक स्टैचू या रोबोट चलता फिरता बन जाएंगे। ये तो दूसरा चरण। तीसरा चरण मैंने बताया, उसका डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। इसके लिए आप पंचकर्म में वमन, ऊर्ध्वमार्ग से दोषों को बाहर निकाल सकते हैं, विरेचन द्वारा निकाल सकते हैं, और तीसरा आपको जो है मलायन से निकाल सकते हैं। अब मलायन को समझिए क्या होता है, और ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो का हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। इससे पहले ही समझाने की आवश्यकता पड़ती थी कि मलायन का स्वास्थ्य की कुंजी क्यों कह दिया मैंने। आखिर है क्या ये मलायन? मल प्लस आयन। तो जो शरीर के मार्ग हैं, मुख हैं, मल को निकालने के लिए, मल को निकालने के लिए शरीर के जो मार्ग हैं या मुख हैं, छिद्र हैं, उन्हें मलायन कहते हैं। हर चीज प्रोसेस में चल रही है, लेकिन क्या होगा कि अगर हमारे शरीर से आउटपुट ही बंद हो जाए, यानी टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलना ही बंद हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए हर चीज, यानी वो गंदगी अंदर सर्कुलेट करती रहेगी और अंत में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। बीमारी तो बाद की बात है, तो एक छोटी चीज हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो आउटपुट हमारे शरीर से गंदगी निकालने के लिए, हमारे शरीर से टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए, हमारे शरीर से जो आम का पचन हुआ है पाचन औषधियों से, उसको बाहर निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए बॉडी को कुछ छिद्र सरकार शरीर में बनाए गए हैं। 9 प्रकार के तो वृहद मलायन होते हैं, बड़े छिद्र होते हैं, जिनका मैं अभी उल्लेख करूंगा, जो आपको दर्शित भी होंगे। बाकी करोड़ों सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनको सूक्ष्म मलायन कहते हैं, लेकिन उनसे समय समय पर हमारे शरीर से टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं, वो हमें दिखते नहीं है। अब मैं बताता हूँ। 2 कान के छिद्र, 2 आंख के छिद्र, 2 नाक के छिद्र और 1 मुंह, 7 छिद्र। ये एक गुदा मार्ग का छिद्र, जहां से आप शौच कर्म द्वारा मल का विसर्जन करते हैं, 8। एक यूरिन जहां से पास आउट होते हैं, 9 तो छिद्र होते हैं सामान्य स्त्री में भी, पुरुष में भी। स्त्री में एक अतिरिक्त दोषों को निकालने के लिए छिद्र होता है, जो गर्भाशय का छिद्र होता है, जहां से आर्तव बाहर निकलता है, योनि। तो इस प्रकार स्त्रियों में 10 मलायन और पुरुषों में 9 मलायन होते हैं। ये बृहद मलायन है, मल को निकालने के लिए बड़े छिद्र हैं। कान का मैल खमल, नाक का मैल खमल, आंख का मैल खमल, ये मांस धातु के मल हैं ऑलरेडी। तो जितने ज्यादा निकलेंगे, इन एरियो को आप साफ रखिए, आपकी सेंस ऑर्गन की एक्टिविटी के लिए जरूरी है। नखून और बाल, ये मल है अस्थि धातु का। 15 दिन में 3 बार कहे हैं, कम से कम 2 बार या 1 बार तो जरूर काटिए। जितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब अस्थि धातु में उतना ही मल ज्यादा बन रहा है, सार भाग कम बन रहा है। आंखों की जो चिकनाहट होती है, मज्जा धातु, ये मज्जा धातु का है। पसीना है, पसीने से भी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, ये सूक्ष्म मलायन है, जो हमें दर्शित नहीं होते। स्किन पर छोटे 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 पिन पॉइंटेड छिद्र हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेंगे, वहां से पसीना निकलता है। पसीने के साथ, पसीने के बाद छोटे छोटे छिद्रों से पसीने के बाद टॉक्सिक मटेरियल निकलते हैं। तो ये मेद धातु का मल है, श्वेत श्वेत के रूप में, पसीने के रूप में निकल रहे हैं। किडनी से, खून से जो अतिरिक्त मल है, जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिक मटेरियल है, वो फिल्टर होती है किडनी में, और किडनी से आती है ब्लेडर में, पेशाब के रास्ते बाहर निकलती है। वो नीचे का मलायन है, बृहद मलायन है, बड़ा मलायन है। इसी प्रकार गर्भाशय के क्षेत्र से जितने टॉक्सिक मटेरियल निकल सकते हैं, आर्तव के रूप में निकलते हैं। विभिन्न प्रकार के वेजाइनल डिस्चार्ज जो हमारे शरीर में होते हैं, योनि के डिस्चार्ज, योनि के श्रावण होते हैं, वो वहां से निकलते हैं। तो इस प्रकार 9-10 मलायन, 10 स्त्रियों में 8 मलायन। अगर हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने छिद्रों पर कार्य करिए, इन छिद्रों को साफ रखिए, इन छिद्रों को स्वच्छ रखिए। यही मलायन स्वास्थ्य की कुंजी बनते हैं। साफ शरीर रहेगा, महीने में या हफ्ते में उदरतन कीजिए, सूखे पाउडर, आंवला की गुठली का पाउडर बनाइए और उसको रगड़िए पूरे शरीर पे। जो सूक्ष्म मलायन है, ये खुल जाएंगे उदरतन से, स्किन में ग्लो आ जाएगा, चेहरे पे तेज आ जाएगा, ओज मिल जाएगा। बारीक भूसा है, उसे रगड़ सकते हैं। ज्वार है, बाजरा है, बारीक करके उसे रगड़ सकते हैं। तो ऐसे जो उदरतन कहते हैं, उदवर्तन से स्किन का ग्लो होगा, रोम छिद्र खुल जाएंगे, वही परिमार्जन होगा, एक्सटर्नल क्लीनिंग होगा।
साबुन यूज कर रहे हैं उसको भी लगा सकते हैं, नीम का काढ़ा पी लगा सकते हैं। तो आप लोकल स्तर पर अपनी स्किन को स्वच्छ रखिए, क्योंकि यहाँ सूक्ष्म छिद्र है, पिन पॉइंटेड मलायन है, टॉक्सिक मटेरियल का शरीर से बाहर फ्लो होना बड़ा जरूरी है। अब आता है सूक्ष्म मलायन के बाद दीर्घ मलायन। जब भी आप प्रातः काल उठे, रात को त्रिफला का पाउडर भिगो के रखिए आधा चम्मच, इतने पानी सुबह मैश कर लीजिए, कॉटन के कपड़े में छान लीजिए, उसमें डुबो के अपनी आंखों को साफ कीजिए। दोष यहाँ से निकल जाएंगे, नेत्र रोग नहीं होंगे। कान को निरंतर साफ करिए, सरसों का तेल डाल के, फिर गर्म पानी डाल के, फिर उसको साफ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो ऐसे में उसको कान के रोग नहीं होंगे, बहरापन नहीं आएगा। चैनल में बातें बहुत अगर वीडियो में अच्छी लगती है तो कभी कभी सब्सक्राइब भी कर दिया करो। आपसे अनुरोध है, बड़ी मेहनत से साथ थोड़ा सा वीडियो को कलेक्ट करता हूँ। नाक का खमल, नाक की जितनी गंदगी है वो सारी निकाल दीजिए। आपको निरंतर नाक में रात को सोते समय या दिन में नाक में सरसों का तेल या कोई भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन चिकित्सक से पूछकर नाक की म्यूकोसा पर लगाएं। जब भी पॉल्यूटेड एरिया में जाएं तो नाक में रुई को तेल में भिगो के थोड़ा नोज नोज के अंदर एक गाउज रख लें, रुई का टुकड़ा रख लें। पोल्यूशन अटैक नहीं करेगा डायरेक्टली म्यूकोसा को। मुंह में जब पेस्ट कर रहे हो तो किसी भी आयुर्वेदिक मंजन को ले जो ऑथेंटिक हो, चिकित्सक से देख रेख करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हल्दी, फिटकरी, सौंठ, पिपली, मरीच, इन चीजों का समान मात्रा में सेंधा नमक के साथ मिश्रण बना के रख लीजिए। उसको जो है इस तरह लगा के छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ देंगे तो उसे गंडूस कहते हैं। उससे क्या होगा, मुख के जितने दोष हैं वो डिजोल्व हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। उसको बाद में थूक दीजिए, गर्म पानी से कुल्ला कर लीजिए। सौंठ, मरीच, पिपली समान मात्रा में, हरिद्रा, हल्दी का पाउडर समान मात्रा में, उसके अंदर फिटकरी का पाउडर समान मात्रा में, और सेंधा नमक लगभग 1/4 या उससे भी कम पाउडर बना के रख लें। ये मुख रोगों के लिए मैंने बताया है। और अगर उसको चलाएंगे जो लार मिक्स होगी तो उसे कहते हैं कवल। इस तरह करेंगे तो ये कवल है। कुछ देर तक करिए, 5-10 मिनट धारण करिए और थूक दीजिए। आपको दंत रोग नहीं होंगे, मसूड़ों के रोग नहीं होंगे, टॉन्सिलाइटिस जिनको होती है वो भी नहीं होगा। टॉन्सिल ना करें, पैदा नहीं होंगे। तो टॉन्सिल फूल गए हैं तो ये निरंतर करें। तो नाक, आंख, कान मैंने बता दिया किस तरह साफ करने हैं। गुदा मार्ग में जलन महसूस होती है, खुजली महसूस होती है जहां से लैट्रिन करते हैं, तो वहां हाइजीन करिए। पसीना एकत्रित मत होने चाहिए। जिन लेडीज या जेंट्स के वहां पे बाल जाते हैं, निरंतर उन बालों को रिमूव करते रहिए, क्योंकि मलायन मल को सफाई करने के लिए रास्ता खुला होना चाहिए। पसीना ज्यादा ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। योनि में अगर खुजली हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो स्फटिक भस्म का एक गाउच लीजिए, पानी में मिला के उसको भिगो दीजिए और योनि के अंदर धारण कर दीजिए रात को। ये योनि है सपोज कीजिए, और उसके अंदर रुई का टुकड़ा अंदर डाल दीजिए। रुई का टुकड़ा किसमें साफ हो बिल्कुल, और स्फटिक भस्म बाजार से लाइएगा, थोड़ा पानी मिलाइएगा, घोल दीजिएगा, उसमें डुबो के वो डालनी है। आपको जो डिकोरिया है बार बार वो नहीं होगा, जितने दोष हैं वहां के निकल जाएंगे योनि मार्ग से। तो इस तरह की गर्म पानी के छींटे करते रहिए। सफाई, जब बाथरूम में जाए सफाई रखिए। अगर मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर में किसी प्रकार का योनि मार्ग में या पेनिस में इंफेक्शन है तो सेक्स के समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो इन मलाइनों की रक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य की कुंजी, मैंने गलत नहीं कहा है। खैर, इस मलायन को बताने के लिए इतना बताना पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। इसी तरह की वीडियो मैं प्रेषित करता रहूंगा। वीडियो में बहुत चीजें बताई हैं, सब बताना संभव नहीं है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिए, अपनी समस्या को लिखिए, यथावत आपको जवाब दे दिया जाएगा। हाँ, बहुत लोग प्रेस्क्रिप्शन की डिमांड करते हैं। देखिए, मैं प्रेस्क्रिप्शन ऑनलाइन कंसल्टेशन पेड फैसिलिटी है, उसका चार्ज लेता हूँ। लेकिन कोई सलाह एडवाइस मांगेंगे तो वो तो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती ही रहती है। जुड़े रहिए। मेरा वैद्य साकेत कुमार के नाम से चैनल है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मैं अपनी वीडियो में अतिशयोक्ति नहीं कहता हूँ, किसी भी औषधि को लेकर ये नहीं कहता हूँ ये कैंसर दूर कर देगी, एड्स दूर कर देगी। हाँ, लाभ प्राप्त किया जा सकता है निरंतर। अतिशयोक्ति वाले दर्शक ना मेरी वीडियो देखें। और जिनको चुटकियों में इलाज चाहिए, चुटकियों में स्वास्थ्य चाहिए, एक गोली से स्वास्थ्य चाहिए, तो उनसे मैं क्षमा याचना करूंगा कि वो दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखें तो ज्यादा बेहतर है। मैं तो आपको जीवन सिखा रहा हूँ, जीना कैसे है, स्वस्थ कैसे रहना है। आयु का विज्ञान है, आयुर्वेद विज्ञान है। ये जादूगर नहीं है, कोई जादू नगरी नहीं है कोई, या मैजिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अपने शरीर को समझिए, अपने स्वास्थ्य को समझिए, प्रकृति को समझिए, प्रकृति से कनेक्शन स्थापित कीजिए, स्वस्थ अपने आप हो जाएंगे। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चैनल में वीडियो में अच्छी बातें लगे तो निश्चित रूप से अप्रिशिएट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।